हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं मूल अधिकार के बारे में। आपको पता है कि मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ आर्टिकल 12 से लेकर के 18 तक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत यह दिए गए हैं प्रावधान। यह संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त वह अधिकार है जो व्यक्तित्व विकास के लिए आधारभूत होते हैं। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में यह जो अधिकार है वह अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अर्थात कानूनी अधिकार तक सीमित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मूल अधिकार की अवधारणा अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। मूल अधिकार की कुछ विशेषताएं हैं। पहला विशेषताएं हैं, मूल अधिकार परिवर्तनीय अधिकार है, अर्थात इसे आप परिवर्तन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर परिवर्तनीय नहीं होती तो हम इससे संविधान के जो संपत्ति के जो अधिकार था उसे मैं रिमूव नहीं करता। अर्थात इसके उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय सीधे जाया जा सकता है। मूल अधिकार जो है वो निरपेक्ष अधिकार नहीं है, अतः इन पर तार्किक प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, जिसका संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित करता है। मूल अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक रूप दोनों के होते हैं। नकारात्मक अधिकार राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं, अर्थात लोगों को जीवन में हस्तक्षेप करने से रोकते हैं। वहीं सकारात्मक अधिकार राज्य को कुछ करने को प्रेरित करते हैं, अतः राज्य द्वारा किए गए प्रयास जो है वो समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है। मूल अधिकार में वर्णित अधिकांश अधिकार सभी को प्राप्त हैं, नागरिक और गैर नागरिक, जबकि निम्नलिखित अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 में उल्लिखित किए गए हैं। आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अर्थात 20 और 21 जो आर्टिकल में दिए गए हैं वह आपातकाल के दौरान भी लागू रहती है, उसे निलंबित नहीं की जा सकती। अधित्याग में अमेरिका में प्रचलित अधित्याग का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता, अर्थात संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार को स्वेच्छापूर्वक त्यागा नहीं जा सकता। मतलब आप कहोगे कि मैं मूल अधिकार को त्याग रहा हूं, ये संभव नहीं है। अब हम आपको जो मैंने बताया कि आर्टिकल 12 से लेकर के 18 तक पूरे विश्लेषण के साथ बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 12 से। एक एक पॉइंट को हम देखने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 12 जो है वह राज्य की परिभाषा देती है और अनुच्छेद 12 के तहत निम्नलिखित प्रावधान जो है वह शामिल किए गए हैं। पहला, भारत सरकार और संसद। दूसरा, राज्य सरकार और विधानमंडल। तीसरा, सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे कि न्यायपालिका और पंचायत। अन्य पदाधिकारी ओएनजीसी, गेल और मेल। न्यायपालिका सामान्यतः राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं होती, लेकिन जब न्यायपालिका प्रशासनिक भूमिका का निर्वहन करती है तो उसे राज्य की परिभाषा में शामिल माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 13। ये वीडियो वीडियो मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है, सोहन कुमार के द्वारा। मूल अधिकार में असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां जो है वो अनुच्छेद 13 में सम्मिलित किए गए हैं। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुच्छेद 13 के तहत मूल अधिकार से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को अवैध घोषित किया जा सकता है। यहाँ विधि का आशय अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा से है। अनुच्छेद 13 के प्रावधान संविधान पूर्व विधियों और संविधान के पश्चात की विधियों दोनों पर लागू की जाती है। इस संदर्भ में न्यायपालिका द्वारा दो सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। पहला, आच्छादन का सिद्धांत और दूसरा, पृथक्करण का सिद्धांत। अब हम बात कर लेते हैं आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है। इसके तहत संविधान पूर्व ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत हो या उसे सीमित करती हो
उसे संविधान लागू होने के बाद संबंधित मूल अधिकार द्वारा आच्छादित कर ली जाती है। अतः संविधान लागू होने के बाद ऐसी विधि समाप्त नहीं होती, बल्कि अप्रभावी या निष्क्रिय हो जाती है। और यदि संबंधित मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाए तो ऐसी विधि पुनः प्रभावी हो जाती है। पृथक्करण का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 13(2) के तहत संविधान लागू होने के बाद राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनते या न्यून करती हो, अर्थात कम करती हो उसके प्रभाव को। और यदि ऐसी कोई विधि मूल अधिकार का उल्लंघन करती है तो उल्लंघन की यात्रा तक शून्य होगी। अतः न्यायपालिका के अनुसार पृथक्करण के सिद्धांत के तहत किसी विधि के केवल वे भाग अवैध माने जाएंगे जो मूल अधिकार से असंगत हो, जबकि विधि का शेष भाग वैध माना जाएगा। अनुच्छेद 13(4) है। इसके तहत विधि की परिभाषा में अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन लागू नहीं होती। अब हम बात कर रहे हैं समानता का अधिकार, जो आपके आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक दिए गए हैं। जो हमारे वर्तमान संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है वो 6 प्रकार के दिए गए हैं। तो उसका पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार, उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहले हम समानता के अधिकार को विस्तृत पूर्वक देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। यहाँ व्यक्ति का आशय है नागरिक और गैर नागरिक, अर्थात भारत के नागरिक और विदेश के नागरिक। प्राकृतिक व्यक्ति और विधिक व्यक्ति जो कंपनी के तहत होते हैं, पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर। विधि के समक्ष समानता, वही विधि के समक्ष समानता का आशय समान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार है। वह ब्रिटेन के विधि के शासन पर आधारित धारण है। यहाँ विधि का आशय है विधि की सर्वोच्चता, मनमाने शक्ति का अभाव, विधि के नजर में सभी समान, अर्थात किसी के साथ भेदभाव का न होना। यहाँ विधि के समक्ष समानता के तहत वर्ग विधायन का निषेध किया गया है, लेकिन इसके तहत विधियों के युक्ति युक्त वर्गीकरण को अनुमति दी गई है। जैसे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किशोर न्याय अधिनियम, जिसे हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहते हैं। हालांकि विधियों की ऐसी वर्गीकरण के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। इसका पहला शर्त है ऐसी वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतरक पर आधारित होनी चाहिए, जैसे किशोर न्याय अधिनियम में लागू के आधार पर। दूसरा, अंतरक और उसके उद्देश्य में तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। अतः विधियों का वर्गीकरण मनमाने आधार पर नहीं होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड जो है वह जस्टिस तेंदुलकर बाद व DS नकारा बाद से भी संबंधित है। विधि के समक्ष समानता की यह धारणा प्राकृतिक न्याय का नैसर्गिक न्याय की धारणा पर आधारित है, पक्षपात पूर्ण आधारित नहीं है, बिना सुने दंड न देने का अधिकार है, अपराधी खुद अपने मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। यहाँ प्राकृतिक न्याय का आशय है पक्षपात, पुनः व्यवहार का अभाव, अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का अधिकार, अपने विरुद्ध आरोपों का स्वयं न्यायाधीश न होना। नेक्स्ट है विधि के समक्ष समानता का अपवाद, जो हमारे अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ अनुमुक्तियां दी गई हैं। उन्मुक्तियां दी गई हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनकी शक्तियों, कर्तव्यों के लिए या किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता है जब तक कि वो अपने पद पर विद्यमान है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास द्वारा किसी न्यायालय द्वारा आदेश नहीं दिया जा सकता। हालांकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इसके लिए 2 माह पूर्व पहले ही उनको नोटिस देना आवश्यक है। अनुच्छेद 105 के तहत संसदों और अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधायकों को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, विदेशी राजनयिकों उन्मुक्त भी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है विधियों का समान संरक्षण। यह धारणा अमेरिका से ली गई है, जिसके तहत राज्य द्वारा असमान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। अमेरिका में इसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं, भारत में इसे सकारात्मक संरक्षण के रूप में देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 के तहत नागरिकों को
निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। राज्य किसी नागरिकों के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी में भेदभाव नहीं करेगा, रंग के रूप में भी नहीं। राज्य सार्वजनिक भोजनालय, होटलों एवं सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से कुआं, तालाब, स्नानाघाट, सड़कों एवं सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग से किसी नागरिकों को प्रतिबंधित नहीं करेगा। राज्य महिलाएं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान नहीं करती है। राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि प्रावधान सॉरी राज्य महिलाएं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, मेरे से कहा गया नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। यह प्रावधान पहले संविधान संशोधन 1951 में शामिल किया गया था। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। यह प्रावधान सरकारी और निजी दोनों शिक्षण संस्थाओं पर लागू होती हैं, लेकिन अनुच्छेद 30 के अधीन स्थापित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर यह प्रावधान लागू नहीं होती है। यह प्रावधान 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया था। राज्य द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए शिक्षण संस्थानों में उनके प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान किया जा सकता है। यह सरकार और निजी दोनों शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को लोक नियोजन के अवसर की समानता उपलब्ध कराने का प्रावधान कराता है। इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पहला है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। नेक्स्ट जो है लोक नियोजन में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है संसद विधि द्वारा लोक नियोजन राज्य या संघ क्षेत्रों की सरकार के अधीन में निवास को विशेष स्थितियों में नियोजन या नियुक्ति के लिए आधार बना सकता है। चौथा है लोक नियोजन में पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। 4 क में लिखा हुआ है राज्य द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को पुनरावृत्ति अर्थात प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है यदि उनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में प्राप्त नहीं है। इसे 77 संविधान संशोधन 1995 द्वारा शामिल किया गया था। 4 क में लिखता है इसके तहत राज्य किसी वर्ग के आरक्षित पदों में रिक्तियों के संबंध में यह प्रावधान किया जा सकता है कि उन्हें अगले वर्ष में जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार किया जाएगा। 81वें संविधान संशोधन 2002 के तहत राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक से संबंधित संस्था में प्रबंधन के लिए उसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय को मानने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति का उपबंध कर सकती है। छठा है राज्य नियोजन में धार्मिक अर्थात राज्य लोक नियोजन में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। इसे 103 संविधान संशोधन 2019 के तहत शामिल किया गया। अनुच्छेद 17 की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान में अस्पृश्यता की परिभाषित नहीं किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 17 राज्य के साथ साथ किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। यह एक निरपेक्ष अधिकार है अर्थात इसका कोई अपवाद नहीं है। यह अधिनियम स्वप्रचलित नहीं है अर्थात इसे प्रभावी बनाने के लिए संसद को कानून बनाना ही होगा। संसद द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 जो निर्मित किया गया वह 1976 में जिसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। इस कानून के तहत 6 माह का कारावास या 500 रुपये का जुर्माना दोनों एक या दोनों किया जा सकता है। साथ ही यदि कोई लोक सेवक निष्पक्ष जांच न करे तो यह अपराध को प्रेरित करने वाला कार्य भी माना जाएगा।
संसद द्वारा 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम निर्मित किया गया था। इस कानून के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध गैर अनुसूचित जाति जनजाति द्वारा किए गए अत्याचार पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया। इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है, साथ ही आरंभिक जांच के लिए कोई समय सीमा निर्धारित भी नहीं की गई है। अतः लोक सेवकों के विरुद्ध भी कार्रवाई का प्रावधान करता है। 2017 सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन किए थे, लेकिन संसद द्वारा पुनः इस कानून को मूल रूप से बनाए रखा गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में वैधता भी दे दी। अब हम लास्ट बात कर रहे हैं अनुच्छेद 18 के बारे में। इसके प्रावधान के तहत पहला जो है, राज्य द्वारा शिक्षा और सैन्य क्षेत्र के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जा सकती। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करता हो, तो वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार कर सकता है। 4 पॉइंट है, राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति से ही विदेशी राज्य से कोई भेंट या उपलब्धि स्वीकार कर सकेगा। बालाजी राघवन बाद 1946 में उपाधि और पुरस्कार में अंतर स्पष्ट किया गया, जो है न्यायालय के अनुसार राज्य द्वारा पुरस्कार दिया जा सकता है, उपाधि नहीं। अतः भारत रत्न, पद्म भूषण आदि राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार है, न कि उपाधि है, लेकिन इन्हें उपाधि के रूप में नाम के आगे या पीछे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। मैंने जैसा कि आपको कहा कि आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स के लिए दिया गया है 12 से लेकर के 18 तक, उसका विस्तृत चर्चा हम आपके सम्मुख रखे हैं। इससे संबंधित कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये नोट्स आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस नोट्स को इतनी आसानी से स्लाइड नीचे किया गया है कि आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और आगामी एग्जाम में आप इसे प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें मोटिवेट करें अपने बहुमूल्य कमेंट सेक्शन में अपना राय दे करके। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर यू ऑल।